हेलो ऑल लर्नर्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड कंप्लीटली कवर करेंगे हमेशा की तरह हमारे टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है एक्ट का नाम क्या है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। लीगल का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। लीगल मींस प्रिटेंडिंग टू लॉ, कनेक्टेड विद लॉ और इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। लीगल का मतलब क्या है कि जो चीज जो है वो लॉ से कनेक्टेड है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूल से कनेक्टेड है, दैट इज लीगल। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, द वर्क परफॉर्म बाय वन हु सर्व्स, कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। हमें ऐसा कोई काम जो दूसरों को सर्व करता है और उनके वेलफेयर में क्या है कंट्रीब्यूट करता है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल टीचिंग है, हाँ, तो वो टीचिंग भी क्या है, आपके नॉलेज में क्या है इंक्रीज करेगी, तो वो क्या है आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो जो टीचिंग है वो भी क्या है, सर्विसेज है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लीगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ऐसी सर्विसेज जो क्या है लॉ से कनेक्टेड हो, राइट। अथॉरिटीज, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर एंड राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर्स ऑब्े। अथॉरिटी का मतलब ये होता है एक ऐसी बॉडी, ऐसी पावर या फिर राइट जो क्या है आपको दूसरों को ऑर्डर देने के लिए आपको मिला है, और क्या है दूसरों से ऑब्े करवाने के लिए वो राइट आपको मिला है, दैट इज अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट, राइट। तो अभी तक हमने देखा द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 क्या होता है, क्या होता है, हमने इसे जो टाइटल है उसे डिटेल में समझने की ट्राई किया, राइट। अब हमें ये देखना है कि ये जो एक्ट है वो 1987 में बना, राइट। और इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि 1995 में क्या बना, नालसा एक्ट बना। नालसा क्या होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। नाउ नालसा क्या होता है, नालसा, सालसा, डीएलसी एंड तालुका, ये सब क्या है, ये सर्विसेज टाइप है ना, डिफरेंट लीगल सर्विसेज। सबसे ऊपर जो नेशनल लेवल पे है उसे बोलते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, दैट इज नालसा। देन डीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एज अ डालसा, जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, है ना। नालसा काम करता है सेंट्रल लेवल पे, सालसा काम करता है स्टेट लेवल पे। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है डालसा, जैसे एचओडी हमारी, राइट। अब फैकल्टी जो है वो तो किस किस लेवल पे काम करता है, तालुका लेवल पे काम करता है। तालुका लीगल सर्विसेज कमीशन के लिए हमें पता लग गया है कि किस तरीके से ये हमारी अरेंजमेंट होती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, राइट। हमें ये ईयर याद रखना है, 95 नालसा यहाँ पे फॉर्म हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है, राइट। अब हमें ये देखना है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द नीड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आप मेरे से पढ़ते हो तो आपको मैंने आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर बताया है 39A, है ना। उसमें लीगल एड के बारे में आपको मैंने बताया कि लीगल जो है, लीगल हेल्प सबको मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी, आर्टिकल 39A के अंडर मिलती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंडर मिलती है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कि कानून के सामने सब क्या है, बराबर है, क्लियर। अब हम आगे देख रहे हैं, आगे हम आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस किस तरीके से की गई है। फर्स्ट चैप्टर में आपको सेक्शंस बताए जाते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस के बारे में बताया जाता है। बेसिक चीजें हैं, हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। अब आपको सेकंड चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, क्या किसके बारे में बताया जा रहा है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, नालसा के नालसा के बारे में बताया जाएगा, राइट। देन सालसा के बारे में बताया जाएगा, देन डालसा के बारे में। ये सब चीजें हमारे अलग अलग चैप्टर्स में कवर होंगी। इससे कवर करने से पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बनाया क्यों गया है, क्या पर्पज है इस एक्ट के पीछे, राइट। तो पहला पर्पज है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, सेकंड पर्पज है लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करना, थर्ड इज लोक अदालत के बारे में बताना, एंड फोर्थ इज जस्टिस टू ऑल, एंड फिफ्थ इज कंपनसेशन प्रोवाइड करना। 5 चीजें हैं, हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज फ्री लीगल एड, सेकंड लीगल अवेयरनेस, थर्ड लोक अदालत, फोर्थ जस्टिस टू ऑल, एंड फिफ्थ इज कंपनसेशन। करेक्ट। कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, है ना, हमें पता है होना चाहिए कि कौन कौन किस किस को ये चीजें मिल सकती है। तो सबसे पहले विमेन जो है उसको मिल सकती है, राइट, हमें ध्यान रखना है। देन SC ST हैं, फैक्ट्री मेंबर्स हैं, डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स हैं, वायलेंस, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, जो भी विक्टिम्स हैं, है ना, नेचुरल कैलामिटीज से। देन जो पर्सन कस्टडी में है, मैं आई हैड DLSC इंटर्नशिप, वहां पे मैंने तिहाड़ जेल को विजिट किया, एंड देयर इज लीगल सर्विसेज, डालसा का वहां पे सेंटर है, फ्री लीगल एड क्लिनिक है, क्लियर। तो आई विजिटेड दैट, हाँ जी, ये दिस
ट्रू की पर्सन इन कस्टडी को भी क्या मिला जाता है, डालसा के लिए एज अ फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। देन विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग या बेगार, ट्रैफिकिंग क्या होता है, जैसे जो इंसान को ट्रैफिक करते हैं, मतलब यहाँ से उठा के कहीं और ले दिया और उससे सेक्स वर्क करवाया जा रहा है या कुछ भी करवाया जा रहा है, चाइल्ड भीख मंगवाई जाती है ना, बैगर्स वगैरह एंड चिल्ड्रन, ये सब पीपल्स क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, फ्री लीगल एड के लिए। क्लियर, इट मीन सभी ही एलिजिबल है, कुछ लोगों को छोड़ के। करेक्ट। नाउ अब आगे क्या है, इसके कुछ प्रोज भी है, कौन सी है, तो यहाँ पे विमेन लिख दिया गया है। विमेन का अगर बात करें तो क्या कुछ विमेन ऐसी भी हैं जिनके पास बहुत रियली शी इज वेरी रिच, SC ST है या फिर कुछ और लोग हैं तो बहुत ज्यादा रिच है, स्टिल गवर्नमेंट के बेसिस पे क्या है, उन्हें पैसा दिया जाता है बिकॉज शी इज अ वुमेन, राइट। बट इसी कारण क्या है, वो झूठे केसेस पे केसेस करती जाते हैं कुछ सम पीपल, राइट। सो इसके कारण क्या होता है, तो जस्टिस जो है वो ज्यादा क्राइम बढ़ते हैं, फेक केसेस का एलिगेशन सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि पता है फ्री में केस लड़ा जाएगा तो क्यों ना केस किए जाए, है ना, एक्स्ट्रा केसेस किए जाए। तो इसके कारण क्या है, आलसा के कारण ये भी है कि जो हमारे कोर्ट्स का बर्डन है वो बढ़ चुका है ना। तो जो फेयर यूज करते हैं वो तो ठीक है, पर जो अनफेयर यूज करते हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है इसके अंदर। देन हम चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, सालसा के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसमें क्या है, एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज ये भी पढ़ेंगे, एंड फाइनेंस अकाउंट ऑडिट ये भी पढ़ने वाले हैं, लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वी हैड कम्युनिटी विजिट इन डालसा इंटर्नशिप, आई विल मेक लॉट ऑफ वीडियोज ऑन डालसा है जो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट डालसा इंटर्नशिप, तो आप भी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड इंटर्नशिप एंड ज्यादा बर्डन नहीं होता, इवन इफ यू आर इन फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट ईयर, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर मैं इस पे वीडियोस अच्छे से बनाऊं। नाउ गोइंग फर्दर, आपको लोक अदालत के बारे में बता रही थी कि कम्युनिटी विजिट्स जब हमारी हुई थी तो हमें देयर वाज हमारा टास्क कि हमें लोगों को लोक अदालत के बारे में अवेयर करना, तो वही चीज हमें चैप्टर नंबर 6 में दी गई थी, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास 6A, इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारा प्री लिटिगेशन कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट के बारे में बताया गया, वी विल लर्न इट, राइट। देन आगे क्या है, मिसलेनियस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो रहेगी वो उसके बारे में बताया गया है। ये एक्ट नंबर 39 है ऑफ 1987 ऑब्वियसली। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या किस तरीके से हमारा जो ये एक्ट है वो स्टार्ट होगा, राइट। स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल हमारा क्या है इस एक्ट का, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, राइट। इसके बाद हमने देखा एक्ट नंबर क्या है, 39 एक्ट नंबर का है, क्या क्या मतलब है यहाँ पे कि जो 1987 में जितने भी एक्ट बने उसका जो 39 नंबर का एक्ट था, दैट वाज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। क्लियर, ये हमें पता लग गया शॉर्ट टाइटल हमारा। नाउ वी विल सी ये जो डेट यहाँ पे साइड में दी हुई है वो क्या है। दिस इज प्रेसिडेंट असेंट, जिस दिन प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दी थी, ओके बोल दिया था इस बिल को, उस दिन की तारीख है, तो 11 अक्टूबर 1987 को प्रेसिडेंट की एसेंट जो है, असेंट जो मिल गई थी इस एक्ट को, राइट। अब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है इस एक्ट में। An act to constitute legal services authorities to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, and to organize lok adalats to secure that the operation of the legal services promotes justice on the basis of equal opportunity. Be it enacted by Parliament in the 38th of the Republic of India as follows. कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्ट है वो 1950s के बाद आया गया है, 1950s के 38th ईयर बाद लाया गया है। इसमें क्या है, पार्लियामेंट ने इस एक्ट को क्या है अप्रूव कर दिया गया है। ये एक्ट में है क्या, क्यों बनाया गया है इस एक्ट को, ये एक्ट इसलिए बनाया गया है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो क्या कर सके, फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, मतलब जिस तरह की एक अच्छी क्वांटिटी लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके किसको, वीकर सेक्शंस को, ताकि सबको जस्टिस मिल सके और किसी भी सिटीजन को एक इकोनॉमिक या फिर अदर डिसेबिलिटीज की वजह से जस्टिस ना मिल सके ऐसा रीजन ना रहे।
क्लियर? इट मीन सबको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज के लिए। क्लियर? इसमें लोक अदालत में बताया गया है कि लोक अदालत क्या है, एक लीगल सिस्टम को बनाया गया जिसमें क्या है जस्टिस को क्या है प्रमोट किया गया कि जस्टिस हमें चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे, है ना, सबको मौका मिलना चाहिए कि न्याय मिल सके। क्लियर? इतनी चीज का ऑब्जेक्टिव है, ये जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, प्रिलिमिनरी क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। This act may be called the Legal Services Authority Act 1987। तो ये एक्ट का पूरा नाम है, ये हमें पता लग गया, शॉर्ट टाइटल है। क्लियर? अभी कहाँ तक इसकी जो है पावर है कहाँ तक चलेगी, तो होल ऑफ इंडिया में इसकी पावर चलेगी। थर्ड क्लोज क्या बताता है हमें कि इट शेल कम इनटू फोर्स, कब आएगा फोर्स में, ऑन सच डेट एज द सेंट्रल government may by notification appoint and different days may be appointed for different provisions of this act and for different states. Any reference to commencement in any provision of this act in relation to any state shall be constituted as reference to the commencement of that provision in that state। कहने का मतलब है ये जो एक्ट है वो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग चलेगा, तो कब कमेंस होगा, कब फोर्स में आ गए, नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी, और डिफरेंट डेट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट प्रोविजंस के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेट बेस्ड एक्ट भी है। ठीक है, स्टेट में भी कुछ पावर्स है। तो अब हमें पता लगा कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल में कब इसका कमेंसमेंट हुआ, तो 11 नवंबर 1995 में 11 नवंबर 1995 में इसका कमेंसमेंट हुआ, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आई गेस इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 3 में हमारा सालसा के बारे में बात किया गया, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में बात किया गया है। इसको छोड़ के बाकी सारा जो एक्ट है वो 1995 11 नवंबर को कमेंसमेंट हो चुका था, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 3। इतनी सी बात हमें समझ आ गई है। अब क्या है, कुछ डेफिनेशन हमें दी गई है। ए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ, केस के बारे में दिया हुआ है। केस मीन क्या होता है, सूट होता है, प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट। कोर्ट के पहले जो हम अपना पार्टीज जाती हैं, अपना केस लिखती हैं, उसे क्या बोलते हो, सूट रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। देन सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, नासा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि सेक्शन नंबर 3 के अंडर दी गई। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट होता है एक सिविल, क्रिमिनल या फिर रेवेन्यू कोर्ट, जिसमें ट्रिब्यूनल्स भी आ जाते हैं, जो लॉ के अंडर क्या है फोर्स में होती है, जो जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल फंक्शंस क्या है परफॉर्म करती है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बारे में मैंने बताया डाल सा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो सेक्शन नंबर 9 के अंडर आती है। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कम्युनिटी। ये क्या है, ये हमारा हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, जो क्या है सेक्शन 88 ए के अंडर भी आती है। देन वी हैव लीगल सर्विस। लीगल सर्विस क्या होता है, एनी सर्विस जो क्या है लीगल प्रोसीडिंग्स के अंडर आए, किसी कोर्ट या फिर किसी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के अंडर आए, जो लीगल एडवाइस दे लीगल मैटर भी, तो वो क्या है, लीगल सर्विस है। नेक्स्ट इज लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर आती है, जो क्या है कंप्रेस होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, कंसाइज होती है, देन क्या है बाइंडिंग होती है, और उसके आगे कोई भी अपील नहीं होती है। तो लोक अदालत क्या होती है, आपके जो भी मैटर्स होते हैं उसे सेटल करवाती है, स्पेशली चालान हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब चीजें, राइट। आगे है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, एक नोटिफिकेशन, एक सूचना जो क्या है आपको ऑफिशियल गैजेट में मिल जाती है। नाउ प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो पहले लिखे गए हैं रूल्स, है ना, मेड अंडर दिस एक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बोलेंगे। रेगुलेशंस क्या होता है, रेगुलेशंस जो इस एक्ट के अंडर आ रहे हैं उसकी बात की जा रही है। स्कीम की बात क्या है, ऐसी कोई भी स्कीम जो सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लाती है इस एक्ट के अंदर, दैट इज स्कीम। नेक्स्ट इज स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी क्या होता है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो सेक्शन नंबर 6 के अंदर आती है। देन स्टेट गवर्नमेंट जो क्या है एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी को अंडर लाती है, जो क्या है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, आर्टिकल 239 के अंडर। क्लियर?
इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गया है। मैंने यहाँ पे आर्टिकल 293 भी डाला है कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में पढ़ा था, स्टिल वी आर गोइंग टू हैंडल इट। तो इसमें क्या है, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसके बारे में बताया गया है। क्लियर, तो आप ये चीज देख सकते हैं अच्छे से। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। ये क्या है, ये हमारे सेक्शन नंबर 3A के अंडर भी आती है। तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, TLSASC, तो ये क्या है, सेक्शन नंबर 11A के अंडर आती है। आगे हमें क्लॉज 2 क्या बताता है कि एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी अदर इनैक्टमेंट और एनी प्रोविजन thereof shall in relation to any such area in which such enactment or provision is not in force be constructed as a reference to the corresponding law or the relevant provision of the corresponding law if any in force in that area। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस एक्ट के अंडर जो है ऐसा कोई प्रोविजन जो फोर्स में नहीं है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लॉ को या फिर रेवलिंग प्रोविजन को लगाया जाएगा, रेफरेंस किया जाएगा, जो कि उस एरिया में फोर्स्ड है। तो हमारा जो सेक्शन नंबर 3 है वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है नासा, वो इंडिया की सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे अथॉरिटी है। क्लोज वन हमारा यहाँ का क्या बोलता है कि एक बॉडी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाएगी, जो कि बोला जाएगा उसे द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो अपनी पावर्स और फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, जो भी दिए जाएंगे नेशनल सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर, इस एक्ट के अंडर। क्लियर, अब इस सेंट्रल अथॉरिटी में होगा कौन कौन। पहली बात तो होंगे CGI। CGI आप मुझे बताएं कि कौन है, राइट, प्रेजेंट CGI कौन है, कमेंट सेक्शन में बताएं। वही यहाँ के पेट्रॉन इन चीफ होंगे, मतलब जो भी CGI है वो पेट्रॉन इन चीफ भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बी हमारा पार्ट क्या बताता है कि कोई सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, जो क्या है प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, और अपनी CGI के कंसंट्रेशन के मतलब उसकी एडवाइस के ऊपर ना, वो पर्सन क्या होगा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा। एक तो CGI होंगे, मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप नोट्स में बनाते जाए। तो सबसे पहले CGI होंगे, देन यहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, है ना, मैंने बता दिया, वो रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में। देन इसके साथ साथ क्या है, जो भी मेंबर्स जिनकी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया गया है, उस पर्सन को क्या है CGI के साथ क्या है अपॉइंट कर लिया जाएगा। क्लियर, नंबर ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट कर लिया जाएगा। देन थर्ड क्लॉज हमें क्या बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, CGI के साथ कंसंट्रेशन के साथ एक अदर पर्सन को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, जिसका नाम क्या होगा, मेंबर सेक्रेटरी होगा। क्लियर, अब उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करेगी उस पोस्ट के लिए। उसके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जैसे पावर्स होंगी जो भी प्रिस्क्राइब की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे क्या बोला जाएगा, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ दैट अथॉरिटी। क्लियर, नाउ फोर्थ क्लॉज क्या कहता है, टर्म क्या रहेगी, कितना टाइम तक ये करा जाएगा। तो ये सब क्या है, कौन बताएगा, टर्म बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके साथ डिस्कशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्लोज नंबर 5। क्लोज नंबर 5 में बताया जा रहा है कितने नंबर ऑफ ऑफिसर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने होंगे ये चीज बताई जाएगी। अदर एम्प्लॉयज कितना होगा, है ना, किसके साथ किया जाएगा, CGI के साथ डिस्कस किया जाएगा। देन क्लोज नंबर 6 बता रहा है, क्या बता रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी में जो इन पर्सन को क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगी, क्या कंडीशन ऑफ सर्विसेज होंगी, ये सब क्या है हमारे CGI के साथ डिस्कशन करके करा जाएगा। देन 7th में बताया जा रहा है किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, वो चीज के बारे में बताया जा रहा है। सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन पेएबल, है ना, ये सब चीजें बताई जाएंगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये सब चीजें ली जाएंगी। नाउ क्लोज नंबर 8 क्या कहता है कि ये जो ऑर्डर्स या फिर डिसीजंस जो सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर लिए जाएंगे, ये मेंबर सेक्रेटरी या फिर अदर ऑफिसर्स की क्या करेंगे, ऑथराइज्ड जो किया जाएगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के द्वारा, उनके अंडर लिए जाएंगे। ऐसा कोई भी एक्ट नियरली इनवैलिड इस ग्राउंड पे नहीं होगा कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसमें कोई डिफेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। क्लियर, नेक्स्ट हमारा 3A क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी। इसका क्या पर्पस होगा, लेट्स सी, कि पावर्स एंड परफॉर्मिंग फंक्शंस को क्या है रेगुलेट किया जाए अच्छे से सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। नाउ क्लोज नंबर 2 क्या कहता है, क्लोज नंबर 2 हमें ये बताता है कि इस कम्युनिटी में होगा कौन कौन। एक तो सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो चेयरमैन होंगे यहाँ पे, कुछ अदर मेंबर्स भी होंगे जो एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन जिनकी होगी, जो गवर्नमेंट बताएगी वैसा, जो क्या है CGI के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। CGI क्या होगा, सेक्रेटरी की तरह काम करेगा। ठीक है, देन टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होंगे, वो गवर्नमेंट बताएगी रेगुलेशंस के थ्रू।
देन कम्युनिटी में कुछ नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीजीएस से कंसल्टेशन करके और एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ अपने फंक्शंस के लिए, है ना, मतलब अपना काम अच्छे से कर सके इसलिए नंबर ऑफ ऑफिसर्स को क्या अपॉइंट किया जाएगा। देन कुछ ऑफिसर्स जो होंगे उनके सैलरीज अलाउंसेस वॉन्स और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ये सब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सीजीआई मिलके क्या कर देंगे बता देंगे। नेक्स्ट क्या है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी। क्लोज हम आगे हैं सेक्शन नंबर 4 पे। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या हमारी सेंट्रल अथॉरिटी के क्या क्या फंक्शन हो। तो फर्स्ट क्या है पॉलिसीज को बनाना प्रिंसिपल्स को बनाना लीगल सर्विसेज के लिए, राइट। सेकंड क्या होगा फ्रेम करना मोस्ट इफेक्टिव या फिर इकोनॉमिकल स्कीम्स ताकि जो लीगल सर्विसेज है उसे अवेल किया जा सके अच्छे से। देन फंड्स जो दिए जाएंगे उसका क्या है अच्छे से यूज किया जा सके उसका एलोकेशन अच्छे से किया जा सके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अंडर। देन सोशल जस्टिस लिटिगेशन किस तरीके से की जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और स्पेशली जो कंसर्न है वीक सेक्शन उसे किस तरीके से दिया जाए। और उसके बाद क्या है किस तरीके से क्या है ट्रेनिंग दी जाए सोशल वर्कर्स को लीगल सर्विसेज के अंडर। इसके साथ साथ ही किस तरीके से लीगल एड क्लिनिक को लगाया जाए लीगल एड क्लिनिक्स को बनाया जाए और किस तरीके से रूरल स्लम एरियाज और लेबर कॉलोनीज में क्या है किस तरीके से वीकर जो सेक्शन है उसको मतलब ऊपर लाया जाए उसे बताया जा सके उनके राइट्स के बारे में। और जो हमारे लोक अदालत है उसके अंडर जो भी डिस्प्यूट्स है उसका सेटलमेंट जितना हो सके उतना लगाया जाए। क्लियर। लोक अदालत के बारे में आपको पता ही होगा लोक अदालत मीन्स जो लोगों के लिए पब्लिक के लिए अदालत बनाई जाती है बहुत फ्रेंडली माहौल होता है वहां पे आपको एडवोकेट्स की भी जरूरत नहीं है और जो भी अपने अपनी डिस्प्यूट्स है तो वहां पे सेटलमेंट किया जाता है एक ही दिन में सारा सेटलमेंट कर दिया जाता है हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है। बाकी परमानेंट लोक अदालत भी होती है नेशनल लोक अदालत भी होती है एंड सेवरल टाइप ऑफ लोक अदालत भी होती है। आगे आपको क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपनी डिस्प्यूट्स को नेगोशिएशंस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के अंडर क्या है सेटलमेंट करने का बढ़ावा दिया जा सके जरूरी नहीं कि आपको कोर्ट ही जाना है। देन लीगल सर्विसेज के लिए जो स्पेशली पुअर्स के लिए सर्विसेज है उसको स्पेशल रेफरेंस डाला जाए और अंडरटेकिंग और रिसर्च को क्या है प्रमोट किया जाए। देन हमारे पास क्या है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है उसके लिए भी कुछ नेसेसरी चीज की जाए कमिटमेंट डाला जाए जो कि हमारा पार्ट नंबर 4A में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। देन किस तरीके से मॉनिटर या फिर एवेल्यूट किया जाए मतलब देखा जाए कि लीगल एड प्रोग्राम्स किस तरीके से सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उनका इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स भी किया जाए। क्लियर इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है ना। इसके बाद साथ साथ में क्या बताया ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड की जाए स्पेसिफिक स्कीम्स प्रोवाइड की जाए वॉलंटरी सोशल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड किए जाए स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के अंडर जो क्या है लीगल सर्विसेज स्कीम का डिस्पोजन कर सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है क्लिनिकल लीगल एजुकेशन डाल सकती है गाइडेंस को प्रमोट कर सकती है सुपरवाइज कर सकती है अपने लीगल सर्विसेज के काम को एस्टेब्लिश कर सकती है लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स को कहाँ पे यूनिवर्सिटीज में लॉ कॉलेजेस और अंदर इंस्टीट्यूट्स में। आगे क्या है लीगल लिटरेसी लाना का लोगों को पता होना चाहिए उनके अधिकार के बारे में ये सब चीजों को बढ़ाना लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना वीकर सेक्शन को एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में बेनिफिट्स के बारे में प्रिविलेजेस के बारे में सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन लाना और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स का यूज करके और किस तरीके से हम इनेक्टमेंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ कि किस तरीके से हम अपनी इच्छा से वॉलेंट्री क्या है सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर सकते हैं क्या स्पेशल एफर्ट्स लगा सकते हैं ग्राउंड रूट लेवल पे और किस तरीके से हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स वुमेन एंड रूरल एंड अर्बन लेबर की हेल्प कर सकते हैं। हमें किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है मॉनिटर करना है लीगल अथॉरिटीज को सर्विसेज जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में तालुक लीगल और या वॉलेंट्री सोशल इंस्टीट्यूट है उसके अंडर। क्लियर इतनी सी बात हमें यहाँ पे बताई गई। आज का लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 5 सेंट्रल अथॉरिटी टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज के साथ किस तरीके से सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो काम करती है किस तरीके से लेट्स सी। तो अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी क्या है एक एप्रोप्रिएट एक्ट करती है गवर्नमेंट के या फिर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में यूनिवर्सिटीज के साथ ताकि क्या है लीगल सर्विसेज क्या है लोगों तक और लोगों तक भी पहुंच स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। नाउ इसमें सेक्शन नंबर 6 के बारे में हम बात करें कि जैसे अभी हमने पढ़ा है नालसा के बारे में लास्ट वीडियो में नालसा के बारे में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट सेम ही चीज सालसा है बट वो क्या है स्टेट लेवल पे इतनी सी बात है। सो आई विल नॉट इसे ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगी बट आपको अच्छे से ओवरव्यू जरूर दूंगी। हर स्टेट गवर्नमेंट क्या है आपको पता होगा कि क्या है सालसा एक बॉडी होती है ना स्टेट
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राइट। सेक्शन नंबर जो 6 है वो बता रहा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है एक बॉडी बनाती है जिसका नाम क्या है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट फॉर द स्टेट, राइट। अब ये क्या है, अपने पावर्स को और फंक्शंस को परफॉर्म करती है जैसे कि स्टेट अथॉरिटी ने बोलती है इस एक्ट के अंडर। जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, सीजी होंगे हाई कोर्ट के, वो क्या होंगे, पेट्रॉन इन चीफ होंगे, यहाँ पे पेट्रॉन इन चीफ होंगे। देन यहाँ के जो भी हाई कोर्ट के सर्विंग जज होंगे, राइट, वो क्या होंगे, गवर्नर होंगे यहाँ पे। और एग्जीक्यूटिव जो यहाँ के चीफ जस्टिस होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। बाकी नंबर ऑफ मेंबर्स भी होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके साथ कंसल्टेशन करके, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। क्लियर। अब यहाँ पे आगे बताया गया है क्लोज नंबर 3 में कि स्टेट गवर्नमेंट ही होगी वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ क्या करेगी, अपना कंसल्टेशन करेगी और स्टेट हायर जुडिशियल सर्विस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, मेंबर सेक्रेटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेंबर सेक्रेटरी बन जाएगा। अब इसके साथ क्या बताया गया, प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, जो सर्विसेज की तरह सेक्रेटरी की तरह एक्ट करेगा स्टेट लीगल अथॉरिटी का और एडवाइस बोर्ड की तरह इमीडिएटली, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये जो आता है वो एक्ट इनफोर्स आ जाता है। मेंबर सेक्रेटरी जो होगा इस अथॉरिटी का, है ना, इवन इफ इज नॉट क्वालिफाइड, अगर इस सब सेक्शन के अंदर नॉट क्वालिफाइड है तब भी वो क्या है, इसमें मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल तक, है ना, 5 साल से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। अब टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, जैसे कि नालसा में बताया गया था सेम चीज। नंबर ऑफ मेंबर्स बताया जाएगा जो कंसिडरेशन के साथ बताया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट है सैलरी अलाउंसेस, वो सब बताया जाएगा, है ना, कंसिडरेशन करके, सेम ही चीज है। सैलरी अलाउंसेस ये सब चीजें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएंगी। जो भी ऑर्डर्स डिसीजंस है वो सब मेंबर सेक्रेटरी लेंगे, ये चीज हमने देख लिया था। नो एक्ट प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट शेल बी इनवैलिड मेयरली, कि कोई वैकेंसी नहीं है इस चीज को देख के कि कोई भी स्टेट की ये एक्ट वगैरह क्या है, इनवैलिड नहीं होगा। देन फंक्शंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी, क्या क्या फंक्शंस होंगे, तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या है ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, राइट, तो वही चीज को बताया होगा यहाँ पे, है ना, तो इसीलिए मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स कुछ लिखवा दिए थे ताकि आपको अगर ये भूल जाते तो वो याद रहते। तो देखो क्या क्या हमारे फंक्शंस होंगे, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, देन प्रिवेंटिव एंड स्टैटिक लीगल प्रोग्राम्स को लगाना, देन स्टेट अथॉरिटी के अंदर क्या है और सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जो रेगुलेशंस फिक्स किए गए हैं वो फंक्शंस करना। इसके साथ साथ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन भी करना है अदर एजेंसीज के साथ, जो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है जिस तरीके से उन्हें डायरेक्शन देगी, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसके वैसे ही स्टेट अथॉरिटी को क्या है कोऑर्डिनेशन करना है, ताकि वो गवर्नमेंटल या फिर नॉन गवर्नमेंटल या फिर वॉलेंट्री सर्विसेज के साथ साथ कोऑर्डिनेशन करके चल सके और लीगल सर्विसेज क्या है अच्छे से मिल सके टूवर्ड्स को, राइट, जैसे कि हमें सेंट्रल अथॉरिटी का बताया गया है मेन। नेक्स्ट हमारा है 8A में क्या है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की बात की गई है, ये जो हमें पता होना चाहिए सालसा के अंडर आती है, ये अपने पावर्स वगैरह करती है। इस कमेटी का नाम क्या है, द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। आगे क्या बताया गया है, आगे आपको रेगुलेशंस वगैरह कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। कौन कौन होगा इस कमेटी में, तो एक सिटिंग जज होंगी हाई कोर्ट की जो कि क्या होंगे, चेयरमैन होंगे यहाँ के, कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, जो एक्सपीरियंस वगैरह कौन है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी बताएगी, जो कि हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वही नॉमिनेट करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे इस चीज के। नेक्स्ट टर्म वगैरह क्या है, वही सेम चीज अदर कंडीशन बता देगी स्टेट गवर्नमेंट। देन क्या है, आगे आपको बताया जा रहा है नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो है वो बताए जाएंगे, जो कौन बताएगा आपको पता है कौन बताएगा। देन इंटाइटलमेंट जो है, सैलरीज अलाउंसेस, ये सब चीजें बताई जाएंगी। आगे आपको बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज एक्ट अथॉरिटी, ये क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि स्टेट के अंडर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखो सबसे पहले हमारा इंडिया है, तो इंडिया में कौन सा है, नालसा चलता है, क्या चलता है, नालसा। देन आगे इसके स्टेट्स आ गए, है ना, अलग अलग स्टेट्स आ गए, तो वहां पे क्या चलता है, सालसा चलता है, क्या चलता है,
सालसा डांस की बात नहीं कर रही हूँ। देन डिस्ट्रिक्ट आ गए, डिस्ट्रिक्ट में क्या चलेगा, डालसा, क्या चलेगा, डालसा, DLSA, डालसा, है ना। तो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। क्या काम है, क्या काम है आपको मैंने बताया। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि जस्ट अ सेकंड, नाउ इसमें आगे क्या बताया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट शेल इन कंसिडरेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, ये एक क्या है, हाई कोर्ट के साथ साथ, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी बनानी पड़ेगी जिसको नाम क्या देंगे, द डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बोला जाएगा। ये चीज आई होप आपको समझ आ गई। कौन कौन होगा जी, चेयरमैन होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, एज अ चेयरमैन काम करेंगे, है ना, डाल जाके। देन इसके साथ साथ क्या है, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ये सब चीजें बताई गई है। अब इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट जज या फिर सिविल जज के अंडर के नीचे की रैंक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे आप देख रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे सेक्रेटरी बनने के, मेंबर्स बनने के, तो ये सब सेंट्रल अथॉरिटी जो है, वो सॉरी स्टेट अथॉरिटी CG हाई कोर्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे। देन नंबर ऑफ मेंबर्स और एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें आपको बार बार बताई गई हैं कि किसके साथ डिस्कस करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ करेंगे, क्लियर। तो ये हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के साथ आएगा। ये सेम चीजें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। नाउ फंक्शन भी वही सेम रहेंगे बेसिकली। क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के फंक्शंस तो डेलीगेट किए जाते हैं। देखो स्टेट जो है, स्टेट अथॉरिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट को जो भी उसके फंक्शन है वो डेलीगेट कर दिए जाते हैं, मतलब और बांट दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं, क्लियर। वैसे ही क्या है, सब सेक्शन 1 में जैसे आपको बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट जो भी है वही चीज यहाँ पे सेम फंक्शन होंगे, तालुक लीगल कमेटीज होंगी, अदर लीगल सर्विसेज भी यहाँ पे होंगी। ऑर्गेनाइज करना है लोक अदालत को हर डिस्ट्रिक्ट में, देन फंक्शंस वगैरह जो भी है स्टेट गवर्नमेंट के, ये चीज बताई गई है। देन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अपने कोऑर्डिनेशन अपनी एजेंसीज के साथ करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, ये सब चीजें आपको बता दी गई है। नेक्स्ट है हमारा तालुक लीगल अथॉरिटीज कमेटी। यहाँ पे भी बेसिक सी चीजें हैं कि हर तालुक, हर मंडल में क्या है, हर ग्रुप ऑफ तालुक या मंडल में क्या है, एक अथॉरिटी बनेगी जिसमें सबसे सीनियर मोस्ट यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर होंगे, जो क्या है एक्सो ऑफिसर और चेयरमैन भी होंगे यहाँ पे। अदर मेंबर्स भी होंगे, मेंबर्स क्या होंगे, जो एक्सपीरियंस जो बताया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में वो होगा। देन बाकी मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स भी कुछ होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स भी होंगे, जो इनकी सैलरीज वगैरह के बारे में बताई गई है। आपको पता ही है कि बार बार डिस्कशन आ रहा है। देन ये जो है एक्सपेंस कहाँ से जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड से जाएंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंडर। देन फंक्शंस क्या है, तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी की, क्या होता है इस कमेटी में, तो सबसे पहले ये क्या है, लीगल सर्विसेज की जो एक्टिविटीज हो रही है हर तालुक में उसकी कोऑर्डिनेशन करती है। देन लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है हर तालुक में। देन जो भी फंक्शंस वगैरह किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में, वो चीज क्या है यहाँ पे असाइन की जाती है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई है। तो इस चीज को याद रखने की क्या तरीका है, ये जो नालसा है वो क्या है, हमें सेक्शन नंबर क्या है 3 में दिया हुआ है, डालसा कहाँ दिया हुआ है 6 में, एंड सालसा के बारे में 9 में दिया हुआ है। अगर हम +1 कर देंगे, है ना, 3 + 1 करेंगे 4 आ जाएगा, तो क्या है नालसा के फंक्शंस पता लग जाएंगे। देन 6 + 1 करेंगे 7 में हमारे डालसा के फंक्शंस हैं, सालसा के फंक्शंस कहाँ है यहाँ पे 10 पे है। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। फोर इंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लीगल सर्विसेज किस किस को मिल सकती है, क्या क्राइटेरिया है लीगल सर्विसेज अवेल करने का। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 12 हमें बताता है कि क्या क्राइटेरिया है कि हमें लीगल सर्विसेज जो है वो मिल जाएंगी, एंड दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। Section 12 criteria for giving legal services. Every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under this act if that person is, देखो अगर कोई पर्सन शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट है, अगर कोई विक्टिम है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस का या फिर बेगर का, आर्टिकल 23 के अंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23 आपने पढ़ा था, राइट। नाउ इससे आगे एक विमेन है या चाइल्ड है, एक पर्सन है विद डिसेबिलिटीज, PWD बोलते हैं, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए सेक्शन
2 के अंदर है ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के अंदर। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि किस तरीके से अगर कोई पर्सन किसी विक्टिम हो किस चीज का कि कोई नेचुरल कैलामिटीज है जैसे फ्लड है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, वायलेंस है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, तब भी क्या है एक पर्सन को क्या है लीगल सर्विसेज वो पर्सन अवेल कर सकता है कि इंडस्ट्रियल वर्कमैन भी लीगल सर्विसेज एंटेन कर सकता है। कस्टडी में अगर आप हैं प्रोटेक्टिव होम में तब भी आप अवेल कर सकते हो। जैसे कि हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में बताया गया है जुवेनाइल होम में भी आपको कस्टडी के अंदर भी मिल सकती है, क्या मिल सकती है, लीगल सर्विसेज, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के सेक्शन 2 जे में है। अब इसके आगे मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में जो है वो क्या है इसमें नर्सिंग होम में जो है इसमें भी आपको मिल सकती है लीगल सर्विस। इसके साथ साथ आपका जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 9,000 रुपीज से या फिर हायर अमाउंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट बताती है उसके नीचे होनी चाहिए, ताकि जो स्टेट कोई भी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट तो उसकी क्या है 12,000 से अंडर होनी चाहिए या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 क्या बताता है, इंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज, किस तरीके से किस पर्सन को लीगल सर्विसेज मिलेंगी। नाउ लेट्स सी इंटाइटलमेंट किसको मिलेगी। नाउ लेट्स सी इंटाइटलमेंट किसको मिलेगी। लेट मी जस्ट Now let's see entitlement किसको मिलेगी। Person who satisfy all or any of the criteria specified under section number 12। section number 12 जो भी आपने पढ़ा उसमें जो भी क्राइटेरिया दिया क्या है, या तो सारे या फिर एक स्पेसिफिक क्या है क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ, उसे क्या है लीगल सर्विसेज मिलेंगी कंसर्न अथॉरिटी के अंदर। अगर वो पर्सन टाइम ऑफ फेस ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि हाँ उसके केस को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। नाउ सेकंड क्या है, एफिडेविट अगर बना के ले आते हैं लोग, इनकम काफी ये क्या है सफिशिएंट ही होता है ताकि क्या है लीगल सर्विसेज उससे मिल सके। अनलेस कोई अथॉरिटी क्या है ये डिसबिलीव करने का कोई रीजन नहीं देती है ऐसे एफिडेविट हो। नाउ क्योंकि हमारे जो आर्टिकल है कुछ कम आर्टिकल थे इसी चैप्टर में, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर इन दिस वीडियो ओनली। सो चैप्टर नंबर 5 भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो बात करता है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट की। फिर से देखते हैं किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें क्या है सेक्शन नंबर 14 हमें बताता है कि ग्रांट्स किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर ड्यू appropriation made by Parliament by law in this behalf pay the central authority by the way of grant sum of monies as the central government may think fit for being utilized for the purpose of this। तो central government जो भी देगी funds तो वो grants कर सकती है, इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट है नेशनल लीगल एड फंड, ये जो है यही काम के लिए सबके लिए है जो सेक्शन नंबर 14 में हमें दिए गए हैं, अभी आपको मैंने पढ़ के बताया। सभी सम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे डोनेशंस ग्रांट्स इस काम के लिए आते हैं, या फिर कोई अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आगे इसमें क्या बताया गया है, और अभी क्या होता है कुछ केसेस में जजेस क्या कहते हैं कि आप हमें कुछ पैसा मत दीजिए और किसी को मत दीजिए, आप क्या करिए ये जो फंड है हमारा लीगल फंड इसमें कुछ मनी डोनेशन ग्रांट कर दीजिए, तो वही अमाउंट जो कोर्ट के ऑर्डर से मिला है वो भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, द नेशनल लीगल एड फंड जो है वो क्या है लीगल सर्विसेज के कॉस्ट को बियर करने के लिए काम करता है। जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है इसके कॉस्ट को अदर ऑफ जो एक्सपेंसेस होते हैं उस चीज को कवर करने के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्या है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 हमें क्या बताता है, स्टेट लीगल एड फंड। तो ये बताता है एक फंड ऐसा है जिसे क्या है स्टेट लीगल एड फंड बोला जाता है, जिसमें क्या है सभी ऑल सम्स ऑफ मनी जो है पेड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर। बाकी कुछ फंड्स ऐसे ग्रांट्स हैं डोनेशन है वो स्टेट अथॉरिटी भी करती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और ऐसे कुछ फंड्स भी हैं जो क्या है स्टेट अथॉरिटी क्या है जो कोर्ट के ऑर्डर के अंडर भी करती है, वही सेम चीज है। राइट, बट यहाँ पे लेवल जो है चेंज हो जाता है, सेम जो अभी हमने 15th वाले में पढ़ा 15th and 16th
और जो है वो हमें पता है सेक्शंस जो है वो इसी के काम है ना, ये सेंट्रल के लिए है, ये स्टेट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में भी सेम ही चीज बताई गई है, सो आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ। और ये क्या है, सिर्फ 17 किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ आगे है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये क्या करती है, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करती है, एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, एक्सपेंडिचर वगैरह बताती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको लिंक मिल जाएगा है ना, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ इसमें क्या है, जो स्पेसिफाई किया जाता है सारे अकाउंट्स में, तो वो आपको पता है किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है ना, ऑडिटिंग की जाती है, सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस को ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, और ताकि ये सारे अकाउंट्स को क्या है, चेक कर सके, वेरीफाई कर सके, और राइट टू डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स और ये सब चीजें जो भी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकता है। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं वो सर्टिफाई किए जाते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये अथॉरिटीज जो भी है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी कर सकते हैं। नाउ अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने अकाउंट्स को संभालेगी, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे आ सकती है, और जो ये क्या है स्टेट गवर्नमेंट की है, वो क्या है, बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर लिया है, ये रिपोर्ट्स आ सकती हैं। आई होप आपको चैप्टर नंबर 4 एंड 5 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोक अदालत के। लोक अदालत को अगर हम एक और नाम देना चाहें तो उसे बोलेंगे पीपल्स कोर्ट। जो लोगों की जो अदालत होती है उसे बोलते हैं लोक अदालत। ये भी इसमें क्या होता है, लेट्स सी। सेक्शन नंबर 19 हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत के बारे में, कि हर स्टेट, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में, या फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, या फिर हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, किसी की भी आप बात कर लें, सभी को क्या है, लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन करना ही पड़ेगा, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। आज द केस में भी अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, 1980s में गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत को लाया गया था, और यहाँ पे क्या है, एक बात होती है कि लोक अदालत में किसी भी पार्टी का कोई लॉस नहीं होता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है, एक डील करवाई जाती है, यू कैन से, है ना। यहाँ पे पीपल्स कोर्ट है, ना तो रिश्ते खराब होने की डर है। आप क्या कर सकते हो, एडीआर जो होता है आर्बिट्रेशन राइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप कर सकते हो। तो ये आपको पता है कि ये सभी जो ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी है, ये सब क्या है, लोक अदालत टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे करवाते रहते हैं, अलग अलग बेसिस पे और अलग अलग जुडिस्डिक्शन के अंडर, जैसे इसको अच्छा सही लगता है। नाउ हर लोक अदालत क्या है, एक एरिया में बनती है, जो क्या है, कौन सर्व करता है, एक रिटायर्ड या फिर सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स या फिर अदर पर्संस, जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी की तरह के थ्रू क्या है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अब ये एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो है, वो चीज कौन बताएगा हमें, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बताएगी। यहाँ पे आपको क्या कौन बता सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करके। करेक्ट। ताल्लुक का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन, आपका अपना डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग। नाउ इसमें आगे बताया गया है क्लोज नंबर 4 में कि जो पर्सन लोक अदालत की अगर हम बात करें तो सब सेक्शन 2 के क्लोज बी में बताया गया है किस तरीके से क्वालिफिकेशंस या फिर एक्सपीरियंस मैटर करता है फॉर द मेंबर्स राइट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बताएगी सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलके। ओके, नाउ क्लोज नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज नंबर 5 हमें बताता है जुरिस्डिक्शन के बारे में, कि कौन सा मैटर किस एरिया के जुरिस्डिक्शन में आएगा, किस एरिया का मैटर कहां पर किस कोर्ट में डील किया जाएगा, और कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज किस तरीके से किया जाएगा पार्टीज के बीच में। तो कोई भी अगर पेंडिंग केस पहले है तो वो देखा जाएगा, अगर कोई मैटर जो है वो जुरिस्डिक्शन में आ रहा है जो पहले नहीं लाया गया वो किया जाएगा, किसी भी कोर्ट के अंडर नहीं गया है पहले, वो किया जाएगा जब भी लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएगी। नाउ प्रोवाइडेड दैट का मतलब मैं हमेशा से बताते हूँ इन एडिशन टू, इसके साथ साथ क्या है, जो लोक अदालत है उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है किसी भी केस या मैटर को लेके। अगर कोई जो ऑफेंस है वो नॉन कंपाउंडेबल है अंडर लॉ, तो क्या है वहां पे लोक अदालत क्या है डील कर सकते हैं। नाउ आप मुझे बताएंगे कि जो ऑफेंसेस है वो कंपाउंडेबल नॉट कंपाउंडेबल होते हैं, तो कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, राइट।
आगे हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 20 में कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत। कौन से केसेस जो है लोक अदालत देखते हैं। तो जैसे कि केसेस के बारे में बताया गया है, क्लोज नंबर सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 5 क्लोज 1 में बताया गया है कि अगर पार्टीज एग्री है, अगर पार्टीज एग्री हैं या फिर वन ऑफ पार्टीज क्या एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में, ताकि हमें क्या है ये जो केस है वो लोक अदालत में सेटलमेंट करना है, और जो कोर्ट है वो प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट उस केस को देख के क्या है चांसेस बता देती है कि हाँ ये सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर लोक अदालत में वो केस क्या है अप्रोप्रिएट लगता है तो वो कॉग्निजेंस लेते हैं। नाउ ये केस जो है वो लोक अदालत में चलेगा, प्रोवाइडेड दैट नो केस शेल बी रेफर टू लोक अदालत shall be referred to Lok Adalat under sub-clause B of clause 1 or clause B by such court except for giving a reasonable opportunity for being heard to the parties। अगर ऐसा भी कोई केस है कि जो इसके अंदर नहीं आता है तब भी reasonable opportunities दी जाएंगी पार्टीज को ताकि उसे सुना जा सके। नाउ नेक्स्ट, अब जो पहले बोल दिया गया है वो बोल दिया गया है आगे का सुनिए। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है एनीथिंग, जितना बोल दिया सुनिए आगे की सुनिए। अब अगर कोई लॉ है फॉर द टाइम बिंग जो चल रहा है लोक अदालत के अंदर, राइट, सेक्शन नंबर 19 सब क्लॉज 1 के अंदर जो भी सब चीजें बता रही हैं, है ना, ऐसे मैटर्स को लोक अदालत में लाया जा रहा है। लोक अदालत क्या है रेफर कर देगा डिटर्मिनेशन के लिए। नाउ provided that no matter shall be referred to lok adalat except for being a reasonable opportunity of being heard through the other party। तो अब कोई भी मैटर क्या है रेफर नहीं किया जाता है till कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देनी जरूरी है कि अदर पार्टी को सुनना बहुत जरूरी है तब। नाउ लोक अदालत क्या है डिस्पोज ऑफ करने के लिए फटाफट डिस्पोज ऑफ कर देती है केसेस को, कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट करवाती है पार्टीज के बीच में। ये बात हमें पता होनी चाहिए। नाउ अब बेयर एक्ट आप देख रहे हो कि ऐसा क्या है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, क्यों करवा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, क्या जरूरत है लोक अदालत की, क्या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने की जरूरत है। तो जो बेयर एक्ट है ना वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की, किस तरीके से लेट्स सी आगे, है ना। क्लोज नंबर 4 ये बताता है कि लोक अदालत क्या है रेफरेंस लेता है ना। तो इसने ऑटमन मोस्ट जो है वो देखा है कि जो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करना है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जस्टिस भी होता है, इक्विटी भी होता है, फेयर प्ले भी होता है, और अदर लीगल प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें अगर नो कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट अगर नहीं करते हैं तो केस का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसे रिटर्न कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ, ताकि वो वहां पे क्या है सेटलमेंट कर सके, अच्छे से देख सके। क्लोज नंबर सब क्लोज नंबर 1 फॉर डिस्पोजल यहाँ पे है। अब इस वेयर नो वार्ड इज मेड बाय लोक अदालत, लोक अदालत में अगर कुछ नहीं किया जाता, कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट नहीं किया जाता है, नहीं आते हैं, तब लोक अदालत क्या है उन्हें एडवाइस करता है कि आप कोर्ट में जाएं। नाउ रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, सब क्लोज 5 के अंदर गो टू द कोर्ट, तो ये रिकॉर्ड करके रिटर्न कर दिया जाता है और प्रोसीड किया जाता है डील में, डील किया जाता है इस केस के साथ। एज टू द केस ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं होता। नाउ सेक्शन नंबर 21 रिवॉर्ड ऑफ लोक अदालत, क्या जरूरत है, क्या मतलब मिलेगा लोक अदालत में हमें अपना सेटलमेंट करके। तो लेट्स सी कि इससे लोक अदालत का जो भी डिसीजन है वो एज ए डिक्री ऑफ लोक अदालत सिविल कोर्ट माना जाता है, मतलब सिविल कोर्ट जैसा ऑर्डर दे देता है वैसा ही लोक अदालत को भी माना जाता है, या फिर किसी और कोर्ट का जो कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट करवा देता है पार्टीज के बीच में, राइट। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि कोर्ट फीस जो भी लगेगी, द कोर्ट फीस पेड इन सच केस शेल बी रिफंडेड इन मैटर प्रोवाइडेड इन द कोर्ट फीस एक्ट इन 1870s। 1870s में जो कोर्ट फीस एक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट, इसी से चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ ये जो भी कोर्ट फीस वगैरह पे की जाएगी यहाँ पे रिटर्न कर दी जाती है, रिफंड कर दी जाती है, ये चीज का हमें क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर एवरी रिकॉर्ड एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत वी शैल बी फाइनल, ये जो किया जाएगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, कोई भी डिस्प्यूट बार बार नो अपील है, कोई भी आगे अपील नहीं कर पाओगे आगे। नाउ पावर्स ऑफ लोक अदालत और परमानेंट अदालत, तो ये जो है वो हमारा सेक्शन जो है वो आज का लास्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे पढ़ेंगे, ये सेक्शन पढ़ने के बाद देख लेते हैं। अब ये जो लोक अदालत या फिर परमानेंट लोक अदालत है इसका क्या मतलब है, क्या पर्पज है, ताकि ये जो होल्डिंग एनी डिटर्मिनेशन अंडर दिस एक्ट, तो ये पावर्स जो है जैसे कि सिविल कोर्ट की पावर है
कोड ऑफ प्रोसीजर जो सीआरपीसी जो 1908 की है वही सेम चीज, राइट, वही पावर्स इसमें भी है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। सीआरपीसी सेक्शन 320 में जो है वो बीएनएसएस अब क्या है सेक्शन 359 के अंडर आता है। क्लियर ना, ये देखो आगे इसमें क्या बताया गया, किस तरीके की पावर्स है, तो वही सेम पावर है। सम्मन कर सकते हो, सम्मन का मतलब है बुलाना कि आइए, और enforce the attendance of witnesses or examining him on oath, discovery and production of any documents किया जा सकता है, reception of evidence किया जा सकता है, on affidavits, requires जो भी क्वेश्चंस होते हैं पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ एनी सच रिपोर्ट है ना, कोर्ट ऑफिस से लाई जा सकती है, अदर मैटर्स को भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। Now, without prejudice to the generality of the powers contained in subsection 1, every Lok Adalat or permanent Lok Adalat shall have the required powers to specify its own procedure for the determination of any disputes. तो लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत अपना स्पेसिफाई प्रोसीजर को फॉलो करके क्या है डिसीजन दे सकते हैं। अब जो भी प्रोसीडिंग्स लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत के अंडर होगी, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो होंगी, इसमें सेक्शन 193, section 219 and section 228 of IPC 90 as 45 of 1860s and लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत जो क्या है सिविल कोर्ट होगा, और जो क्या है सीआरपीसी का अगर हम देखिए 26 चैप्टर सेक्शन नंबर 195, ये सब चीजों के अंडर क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही बोला जाएगा। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ डेफिनेशन आपको दी गई है सेक्शन नंबर 22 ए में डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे इस चैप्टर में सेक्शन 22 एंड 23 में जो पर्पस में बता रखे हैं वैसा ही है, अदरवाइज जो अगर डेफिनेशन है वो ऐसे है। परमानेंट लोक अदालत क्या होती है, परमानेंट लोक अदालत होती है जो एस्टेब्लिश की गई है सेक्शन नंबर 22B सब क्लॉज 1 के अंडर। नाउ आगे देखते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, देखो सर्विस का मतलब होता है ऐसी कोई काम जो किसी के वेलफेयर के लिए किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, इसके लिए किसी और के वेलफेयर के लिए, आपके वेलफेयर के लिए। नाउ यूटिलिटी का मतलब है यूज, है ना, किसके यूज के लिए, पब्लिक के यूज के लिए, जो पब्लिक के यूज के लिए वेलफेयर के लिए काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस, टेलीफोन सर्विसेज, supply of power, light, water, etc. और public sanitation, conservatory और service in hospital, dispensary, insurance service, ये सब चीजें, राइट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सारी सर्विसेज इंक्लूड कर दी जो भी पब्लिक ट्रस्ट में आती है उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। आई होप इट्स क्लियर। अब परमानेंट लोक अदालत जो है वो क्या होता है, किस तरीके से सेटलमेंट हुआ, किस तरीके से परमानेंट लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो अब हम देखने वाले हैं। सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो भी सेक्शन नंबर 19 में दिया हुआ है उसको छोड़ के आगे देखें हम तो क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर स्टेट अथॉरिटी नोटिफिकेशन से बताएगी कि परमानेंट लोक अदालत की जगहों पे होगी, क्या क्या उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए होगा या एक से ज्यादा सर्टिफिकेट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए होगा, ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन में। एंड नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, ऑफिशियल गेजेट में। आई होप इतना सा आपको पता है। नाउ क्लॉज नंबर 2 क्या बताता है कि हर परमानेंट लोक अदालत क्या है, अपने एरिया के नोटिफाई क्या करेगा, क्या नोटिफाई करेगा, सब सेक्शन 1 के अंदर जो बताया जा रहा है कि परमानेंट लोक अदालत में अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हैज जुडिशियल ऑफिसर हायर इन रैंक देन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज shall be a चेयरमैन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन कौन हो सकता है, देखो जो पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज है या था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है या था, या फिर एडिशनल जुडिशियल ऑफिसर हायर रैंक का जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर की रैंक का हो वो जुडिशियल ऑफिसर हो, राइट। तो वो क्या होगा, परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन होगा, है ना। आपके एरिया में बताइए कि परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में। नाउ सब क्लॉज बी क्या कहता है कि टू पर्सन्स टू अदर पर्सन्स जिनमें क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी के या स्टेट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे आ सके, ऑन बोर्ड आ सके। नाउ अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी करेगी, स्टेट अथॉरिटी करेगी।
परमानेंट लोक अदालत की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आपको चेयरमैन बता देंगे सब क्लॉज बी के अंडर। क्लियर? नाउ 22C कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत क्या है? कुछ केसेस को देखती है, किस तरीके से कौन से केसेस लेती है। तो परमानेंट लोक अदालत किसी भी पार्टी कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जो कोर्ट पे लेके जाने से पहले यहाँ पे आ सकती है, अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं परमानेंट लोक अदालत में कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं डिस्प्यूट का। अब इसके साथ साथ परमानेंट लोक अदालत का कोई भी फिक्स जुरिस्डिक्शन नहीं होता, और ये जो मैटर्स है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसी से डील करता है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट इसके साथ साथ परमानेंट लोक अदालत का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपकी 10 लाख से बड़ी मैटर है, अगर 10 लाख से ज्यादा का मैटर है तो जी कोर्ट ही जाए, परमानेंट लोक अदालत आपका काम नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बात करती है ऑफन ये जो लिमिट है 10 लाख की उसे बढ़ा देती है सेकंड प्रोवाइजो में अंडर क्या है सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर। अब क्या है अगर परमानेंट लोक अदालत के अंडर आप एप्लीकेशन डालते हो सब क्लोज 1 के अंडर, तो कोई भी पार्टी क्या है एप्लीकेशन में अपना जुरिस्डिक्शन इवोक नहीं कर सकती, किसी और सेम डिस्प्यूट के लिए किसी और कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। नाउ क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि एप्लीकेशन इज मेड टू अ परमानेंट लोक अदालत अंडर सबसेक्शन 1। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फाइल करनी है, रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, फैक्ट्स होनी चाहिए, नेचर ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए, एप्लीकेशन पॉइंट्स इश्यूज ये सब चीजें होनी चाहिए, डिस्प्यूट्स ग्राउंड्स ये सब चीजें बतानी चाहिए, स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस पार्टीज वगैरह जो है वो सब चीज अप्रोप्रिएट प्रूफ होना चाहिए ग्राउंड्स और फैक्ट्स के लिए, और एक कॉपी जो है वो स्टेटमेंट वगैरह की भेजनी पड़ेगी हमें दूसरी पार्टीज को भी। नाउ इसके साथ साथ क्या है एडिशनल एप्लीकेशन टू फाइल एडिशनल स्टेटमेंट, अगर कोई कंसिलेशन के स्टेट पे कुछ भी डालना है तो वो आपको डालना पड़ेगा एप्लीकेशन एडिशनल स्टेटमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट वगैरह है स्टेटमेंट वगैरह है कोई भी डालती है एप्लीकेशन पार्टी तो वो क्या है अब दूसरी पार्टी को क्या है इनेबल करता है ये सब चीजों के लिए। नाउ आगे क्या है जब स्टेटमेंट एडिशनल स्टेटमेंट रिप्लाई ये सब चीजें होती हैं तो सबसेक्शन 3 जो कि परमानेंट लोक अदालत के सेटलमेंट के साथ है कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स की बात करी जाती है, तो इसमें क्या है एप्रोप्रिएट टेकिंग ली जाती है ताकि क्या है डिस्प्यूट्स का क्या हो सर्कमस्टेंसेस अच्छे से कंडक्ट करे जा सके। परमानेंट लोक अदालत की है कंडक्ट ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स की जाती है जो सबसेक्शन नंबर 4 के अंडर आती है। यहाँ पे क्या है एप्लीकेबल जो सेटलमेंट्स वो करवाए जाते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर। आगे आपको कुछ बताया जाता है कि जो एप्लीकेशन है वो कॉपरेट करना चाहते हैं गुड फेथ में, और परमानेंट लोक अदालत में कंसिलेशन की जाती है, और परमानेंट लोक अदालत में एविडेंस प्रोड्यूस या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उसके सामने। अब जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेंगी इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स भी होते हैं ताकि क्या है एक्सेप्टेबल हो दोनों पार्टीज को। पॉसिबल स्टेटमेंट हो जाती है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होती है, कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म्स होती है, और दोनों पार्टीज को क्या है ईच पार्टी को क्या है कॉपी उसकी पहुंचा दी जाती है। नाउ अगर पार्टीज क्या है सेटलमेंट एग्रीमेंट में नहीं आती है नहीं कर पाते तो सब सेक्शन 7 के अंदर क्या है परमानेंट लोक अदालत क्या है ऐसे किसी डिस्प्यूट को छोड़ती नहीं है, वो क्या है कोर्ट को रेफर कर देती है। नाउ आगे हम देख रहे हैं प्रोसीजर किस तरीके से परमानेंट लोक अदालत का प्रोसीजर होगा। तो ये जो क्या है प्रिंसिपल्स पे चलते हैं नेचुरल जस्टिस ऑब्जेक्टिविटी फेयर प्ले इक्विटी एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस पे किए जाते हैं। ये बाउंड नहीं है जो सीआरपीसी ने टिपिकल प्रोसेसेस दे रखे हैं या फिर इंडियन एविडेंस में दे रखे हैं उससे बाउंड नहीं है, तो इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। इसीलिए दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर नॉर्मल पब्लिक कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे क्या है पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है। नाउ अब क्या है हमारा लास्ट जो है सेक्शन आज की वीडियो का वो है 22E। इसमें क्या बताया जा रहा है अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत टू बी फाइनल। जो भी परमानेंट लोक अदालत में डिसीजन आता है वो क्या है सेटलमेंट एग्रीमेंट है, वो शौक के लिए नहीं है, बच्चे जैसे वो झूठ की शादी कर लेते हैं वैसा नहीं है, ये सच में है फाइनल है और बाइंडिंग भी है राइट और इस परमानेंट लोक अदालत के अवार्ड को क्या है एज ए डिग्री ऑफ सिविल कोड में माना जाता है।
और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो यहाँ से संतुष्ट भी होते हैं, सेटिस्फाई भी होती है, फाइनल होता है और इससे कभी भी आगे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन एक्सेशन प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। नाउ ट्रांसमिट भी किया जा सकता है ये सिविल कोर्ट को अगर लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है